रोडों का बीचों बीच जगह है, वहां तुम लोग पंडाल सजाने का काम करता है। मतलब कि मैं आप लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई प्रशासन में कैसे व्यवहार किया जाता है, प्रशासन में कैसे व्यवहार किया जाता है। एक तरफ जब आप बहुजन समाज को जागृत करने के लिए आप जाएंगे तो आप लोगों को भावना अभिव्यक्ति नहीं किया जाएगा, भावना अभिव्यक्ति आप लोगों को करने नहीं दिया जाएगा। उसमें बोला जाएगा परमिशन आप लोगों को बोला जाएगा, जबकि आपका जो अनुच्छेद 19 है ये आप लोगों के लिए संविधान में पहले से ही आप लोगों को परमिशन देके रखा हुआ है। ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। इस फंडामेंटल राइट्स को ना वहाँ का कलेक्टर प्रभावित कर सकता है, ना एसडीएम प्रभावित कर सकता है, ना थाना प्रभारी प्रभावित कर सकता है, ना आपका सुप्रीम कोर्ट प्रभावित कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन गैर आदिवासी लोग प्रशासन के प्रमुख पदों में अपनी नौकरी करते हुए, अपना प्रतिनिधित्व करते हुए मूल निवासी समाज की जागृति को बाधित करने का काम कर रहा है। अगर आप 1947 में सही मायने में आजाद हो गए होते तो ये जो प्रशासन में जो गैर आदिवासी बैठे हुए हैं बाधित करने का काम करते क्या? तो साथियों, ये हमारी आंखों देखा हाल है। जब भी आरएसएस का कार्यक्रम लगता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम लगता है, वो जो एसडीएम है वो उनके कार्यकर्ताओं के आगे पीछे होकर रोड में भैया पंडाल समाते हैं। रोड में वो ये बकायदा वहां पे चबूतरा लगाया जाता है, पंडाल लगाया जाता है कार्यक्रम करने के लिए, और उस वक्त में आवागमन बाधित नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मूल निवासी समाज के वास्तविक नेतृत्व करता, जब समाज को जगाने के लिए जब परमिशन के लिए चिट्ठी लगाते हैं, परमिशन के लिए आवेदन लगाते हैं, उस दरमियान में बोला जाता है आवेदन दिया ही नहीं, मतलब कि परमिशन को स्वीकारा ही नहीं जाता है। इतना भयंकर मामला है। तो साथियों, हम लोग उस जगह पे हम लोग सभी लोग आज फेस कर रहे हैं, उस परिस्थिति को आज हम लोग फेस कर रहे हैं। तो आज का जो प्रशिक्षण का मुख्य मतलब यह है कि आपको व्यवस्था को समझना है कि आज जो व्यवस्था में आप 1947 के बाद में बार बार हर 15 अगस्त के बाद में आप 15 अगस्त के दिन आपको बताया जा रहा है ना कि आप खुशी मनाइए, आप आजाद हो चुके। आप लोगों को जबरदस्ती का रियलाइजेशन 15 अगस्त को करवाने का काम करता है शासन और प्रशासन मिलके, जबरदस्ती का रियलाइजेशन। आप मानिए, आप यकीन मानिए कि आप आजाद हो चुके हैं। आप लोगों को ऐसा बार बार बोला जाता है। उसके बाद में फिर 15 अगस्त बीत जाता है, उसके बाद में फिर आपका 16 अगस्त आता है, 17, 18, 19, 20 अगस्त आता है, उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये पूरा महीना चलता है। आप लोगों को आज़ाद का एहसास एक दिन कराया, उसके बाद में पूरा 364 दिन आपको गुलामी का एहसास कराता है। ये हकीकत बात है। तो बहुत सारे हमारे जो नामधारी जो नेतृत्व करता हैं, बहुत सारे नामधारी नेतृत्व करता लोग क्या सोचता है पता है? बहुत सारे लोग सोचता है कि नहीं हमारे साथ में बहुत अच्छा हो रहा है। तो उन लोग क्या करता है, वे सभी के सभी जो साथी लोग हैं साथियों, वो जो नेतृत्व करता साथी लोग हैं, वे सभी लोग छोटा छोटा कार्यक्रम करता है, जागृति का काम नहीं करता है। महापुरुषों की जय जयकार करने तक उन लोगों का काम होता है। महापुरुषों को जय जयकार करने का तक उनका काम होता है। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जशपुर में अभी बिरसा मुंडा का जो बिरसा मुंडा को लेके क्या यात्रा निकला हुआ था? अभी माटी के वीर करके अभी बिरसा मुंडा का अभी 15 नवंबर को उनका जयंती है। तो उस दरमियान में बड़े मतलब कि पैदल यात्रा निकाला गया, बहुत एकदम हुजूम, भयंकर भीड़ भाड़। उसके बाद में बिरसा मुंडा की जय जयकार, बिरसा मुंडा की जय जयकार एकदम से चल रहा है, एकदम धुआंधार मामला चल रहा है बिरसा मुंडा को लेकर। तो साथियों, यहाँ पे बहुत सारे लोग, इस प्रशिक्षण में आपको ये सीखने को मिलेगा कि वास्तविक प्रतिनिधि कौन है, वास्तविक प्रतिनिधित्व कैसे होता है, आप लोगों को सीखने को मिलेगा आज के समय में। तो जसपुर का घटना मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे बिरसा मुंडा के नाम को लेके, उसकी जय जयकार को लेके हजारों लाखों लोगों का हुजूम, बिरसा मुंडा की जय जयकार वो सब पूरा कार्यक्रम चला। और कौन कार्यक्रम चला रहा है? आरएसएस के लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। आरएसएस के लोगों का व्यवहार कैसा है? बिरसा मुंडा का जो पूरा जो चरित्र है उसके उल्टा। बिरसा मुंडा हमारे लोगों के जल जंगल जमीन के लिए लड़ते लड़ते अपनी पूरी कुर्बानी दे दिया। आरएसएस के लोग हमारे आदिवासियों से लड़ लड़ के जमीन को, हमारी जमीन को छीन छीन के अडानी अंबानी को देने का काम कर रहा है।
उन्हीं लोग बिरसा मुंडा का जय जयकार कर रहा है। तो हमारे बहुत सारे लोग प्रशिक्षित नहीं होने की वजह से, ट्रेंड नहीं होने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि हमारे महापुरुषों की जय जयकार। अंबेडकर की भयंकर जय जयकार करता है। अंबेडकर ने संविधान के अंदर में एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों को विशेष अधिकार प्रदान किया। विशेष अधिकार में अभी जैसे ओबीसी लोगों के लिए 52% की हिस्सेदारी संविधान में लिख के रखा हुआ है 340 आर्टिकल में। लेकिन अभी भी हम ओबीसी लोगों के बीच में जाते हैं, ओबीसी लोगों का आज तक जाति आधारित जनगणना नहीं हुआ है। हमारे सीनियर वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग इधर बैठे, इनको अच्छे से पता है। अभी तक उनका जाति आधारित जनगणना नहीं हुआ है। मतलब कि 1950 से लेके अभी 2024, अभी ये दिसंबर मंथ अभी आने वाला है साथियों, उसके बाद में 1 महीने के बाद में खत्म, फिर 25 आ जाएगा। मतलब कि संविधान लागू होने के बाद में 75 साल में भी जाति आधारित जनगणना ओबीसी का नहीं किया गया है। जाति आधारित जनगणना बोलने से बहुत सारे हमारे साथियों को समझ में नहीं आता है। हिस्सा को देने के लिए सबसे पहले संख्या को काउंट करना पड़ता है। अभी जैसे यहाँ पे संख्या है, बहुत सारे यहाँ पे खजाना है, तो अगर ये पूरे संख्या को हम लोग अगर काउंट नहीं करेंगे तो कैसा बंटवारा करेंगे? आप लोग तो गांव देहात के रहने वाले हैं, बहुत बार हम लोग भी गांव देहात में मछली वछली सब हम लोग छींचने जाते हैं, तो इतना ज़्यादा जब कुदा जाता है तो हम लोग संख्या को काउंट करते हैं नहीं करते हैं? बंटवारा करने के लिए कि कितने लोग आए हुए थे, कितने परिवार को बांटना है। वैसे ही यहाँ पे शासन प्रशासन में जो हिस्सेदारी है, संवैधानिक हिस्सेदारी, उसको बांटने से पहले पूर्व शर्त है, बांटने के पहले का पूर्व शर्त है कि हम लोगों को संख्या पता होना चाहिए। आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, जिसके ऊपर आज तक आप लोग भरोसा करते आए हो ना कि भाई कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, विदेशी ब्राह्मणों की सरकार, उसके ऊपर आप लोग आंख मूंद के भरोसा करते आए हुए हैं। 1950 से लेके 2025 अभी जो पहुंचने वाला है साथियों, 75 सालों में वो गिनती तक नहीं किया। हम लोग उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। आदिवासियों का विशेष अधिकार है साथियों, 5वीं अनुसूची, ये जो अनुसूची क्षेत्र है, ये जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में क्या है, मालिक होता है आदिवासी। हम लोग अभी अब जैसे हमारा ये जो सरगुजा है, सरगुजा संभाग पूरा हमारा 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। जैसे ही आप अगर जंगल में जाते हैं और कुछ संसाधन अगर आप लेके आते हैं, है ना, तो उसके लिए व्यवस्था बनाया गया कि नाका को पकड़ेगा। किसको पकड़ रहा है? जो मालिक है उसको पकड़ रहा है। पूरा निरंतर प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि जल जंगल जमीन का मालिक 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो मालिक होगा वो आदिवासी होगा। अरे आदिवासी किस चीज का मालिक होगा? जल का मालिक होगा, जंगल का मालिक होगा, जमीन का मालिक होगा। अगर जमीन का मालिक है तो बलरामपुर में इतने सारे जो सेंट लोग हैं वो बीच सेंटर में कैसे बस गए? सवाल पैदा होता है कि नहीं होता है? सरगुजा में अगर आदिवासी मालिक है तो अंबिकापुर शहर कैसे बस गया? अगर जसपुर में आदिवासी मालिक है तो शहर कैसे बस गया? जब आपके मालिक के इजाजत के बगैर कुछ बस ही नहीं सकता है और धड़ल्ले से बसा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? आपके साथ में ठगी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ठगी होने का एहसास होना तो बहुत दूर की बात है, हमको आज तक समझ में नहीं आया। तो ये 1947 के बाद की व्यवस्था को मैं बता रहा हूं। आज तक जो इतिहास को आपको दिखाया गया, सुनाया गया, पढ़ाया गया साथियों, वो इतिहास नहीं है। इतिहास हमारा लूटने का है, जिसको छुपाया गया है, बहुत भयंकर तरीके से छुपाया गया है साथियों। तो ये मामला है। आदिवासियों को नहीं दिया गया 5वीं अनुसूची क्षेत्र। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आदिवासी कलेक्टर होना चाहिए, आदिवासी एसपी होना चाहिए, आदिवासी एसडीएम होना चाहिए, आदिवासी थाना प्रभारी होना चाहिए, आदिवासी जज होना चाहिए। लेकिन वो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में तमाम गैर आदिवासियों को लाके आपके ऊपर में नियंत्रण कर रहा है। वो नौकरी नहीं कर रहा है, आपके ऊपर नियंत्रण कर रहा है। कलेक्टर बैठ के 5वीं अनुसूची के नियमों को अमल में नहीं ला रहा है। आप लोगों को लगता होगा कि नौकरी करने आया, नौकरी करने नहीं आया है। 9 लाख लोगों को, 10 लाख आबादी को नियंत्रण करने आया है। 5वीं अनुसूची आपको नहीं देगा, नौकरी की स्पेशल भर्ती आपको नहीं देगा। जल जंगल जमीन के लिए अडानी को वहीं से तो वो अनुशंसा करता है, वो कलेक्टर ही तो करता है। तो ये हम लोगों को लगता है कि नौकरी करना है, नहीं, वो आप लोगों के ऊपर नियंत्रण करने आया हुआ है। तो इतनी सारी व्यवस्था के ऊपर में आज हम लोगों को समझना पड़ेगा साथियों, तब जाके हम लोग अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं भारत मुक्ति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा का जो ऑफशूट विंग है उसके प्रचारक के रूप में कुछ समय से मैं काम कर रहा हूं। आप लोगों के बीच में निरंतर काम करने का प्रयास कर रहा हूं। समाज में जागृति आएगी।
आज हमारे जो इस सेशन के जो मुख्य ट्रेनर हैं वो माननीय सुनील खलको साहब हैं, वो भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं थोड़ा सा आपको हिंट अप करने का प्रयास कर रहा हूं कि आज ये जो व्यवस्था है वो हमारे खिलाफ में कैसे काम कर रहा है। आप लोगों को इसको समझना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को किसी भी तरीके से कोई एंटरटेन करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको रियल जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है वो प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि यहाँ से निकलने के बाद में आप लोग आए हुए थे इस सभा को अटेंड करने के लिए, आप उस रूप में वापस ना जाए। आप लोग जिस भी रूप में आए थे इस सभा को यहाँ पे अटेंड करने के लिए, यहाँ से जब आप लोग 2-3 घंटा हमारे ट्रेनर जी का आप लोग जब प्रशिक्षण को सुनेंगे तो आप लोगों का जो दिमाग है वो यहाँ से बदल के जाना चाहिए। आप आए थे साधारण रूप में, लेकिन जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपका जो ब्रेन है वो असाधारण होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग वो चीज़ है साथियों जो साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। ट्रेनिंग वो चीज़ है जो इंसान को जानवर बना देता है और जानवर को इंसान बना देता है। ट्रेनिंग वो चीज़ है। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आपके हाथ में हथियार दे दूँ अभी तत्काल बिना प्रशिक्षित, मैं बोलूँगा कि सामने वाले को आपको मर्डर करना है, आप लोग मर्डर कर ही नहीं पाएंगे आपके हाथ में हथियार देने के बाद में भी। लेकिन साथियों, जब पुलिस की भर्ती में जो स्पेशल फोर्स होता है, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होता है, उसको अपना रिवॉल्वर लेके अपराधी को गोली मारने में उसको वक्त लगता है क्या? वो क्यों आसानी से मार दे रहा है? क्योंकि वो प्रशिक्षित है। आज यहाँ पे आप लोगों को वक्ता के रूप में प्रशिक्षण मिलेगा। आप यहाँ पे आप बेहतर कैसे बोल सकते हैं उसके बारे में प्रशिक्षण मिलेगा। इस व्यवस्था के बारे में आप लोगों को प्रशिक्षण मिलेगा। ये जो व्यवस्था है पूरी तरीके से आपके विरोध में काम कर रहा है, आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए काम कर रहा है। ये तमाम चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे सीखेंगे। तो आज का जो ट्रेनिंग के वजह से आप लोग बहुत सारे अच्छी जगह पे बोल पाएंगे। आज के प्रशिक्षण की वजह से आज जब आप लोग प्रशिक्षण यहाँ पे लेंगे तो हमारे जो भारत देश की जो व्यवस्था है, जो यहाँ पे लोकतंत्र बोला जाता है, लोकतंत्र का व्यवस्था को आप यहाँ पे जान पाएंगे कि लोकतंत्र यहाँ पे बोला जा रहा है लेकिन अमल में ब्राह्मण तंत्र लाया जा रहा है। हर जगह पे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में, कि पूरी जो सुप्रीमेसी है, पूरी जो आपका जो आईएएस कैटेगरी की जो नौकरी होती है उसमें 90% जो कब्जा है इनका है, और 90% कब्जा करने के बाद में पूरे जिले पर उन्होंने नियंत्रण लगा दिया। अभी जैसे हाल फिलहाल में धान की खरीदारी को लेके कीमत तय नहीं हो पा रहा था। आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि जमीन आपका, मेहनत आपका, अनाज आपका, लेकिन दाम कोई दूसरा रख रहा है। ये व्यवस्था देखिए कितना मतलब बेकार व्यवस्था है। आप इसका दूसरा उल्टा व्यवस्था को समझने का प्रयास कीजिएगा। आप जैसे ही आप जाते हैं सेठ के दुकान में तो उसका सामान होता है, उसका पूंजी होता है, उसका दुकान होता है, उसका कपड़ा होता है, और दाम कौन तय करता है? आप तय करते हैं कि सेठ ही तय करता है? तो आपकी व्यवस्था में सेठ को कैसे मतलब कि रेट तय करने का, या सरकार आपके फसल का रेट कैसे तय करेगी? भाई मेहनत आप कर रहे हैं, आपका खेती है, दाम रखने का पूरा अधिकार आपको मिलना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे किसान अनाज को पैदा करने के बाद में बोरा में धान लेके बेचने जा रहा है और वो गिड़गिड़ाते हुए पूछ रहा है कि इस बार का भाव कैसा है। इस भारत देश के किसान को वो हक मिलना चाहिए कि इस बार हमको पूंजी लगा के, इस बार हमको मजदूरी देके और 10% का मुनाफा कमा के प्रति किलो 35 रुपया का बनता है, हम प्रति 35 रुपया के भाव में इस बार हम धान को बेचेंगे। 1950 से लेके आपका 2025 तक का समय है साथियों। 75 सालों में भारत देश के करोड़ों किसानों को अगर ये जो सरकार है कि दाम रखने का अधिकार नहीं दिया, तो सोच सकते हैं आपके पास में कितना भयंकर षड्यंत्र करता है। समझ में आ रहा बात? उन लोग अपने बच्चे लोगों को हायर एजुकेशन प्रदान करने के लिए साथियों पूरे देश में उन्होंने अपने बच्चों के लिए इंटरनेशनल सिलेबस का उन्होंने कोर्स अपने बच्चों के लिए लगा के रखा है। और हमारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए साथियों ये जो शासक हैं आज भारत देश में, जो विदेशी ब्राह्मण है, छत्तीसगढ़ में सर्व शिक्षा अभियान नाम का शिक्षा प्रणाली यहाँ पे लाया है, और उसमें उन्होंने नियम बनाया है कि 8वीं तक बच्चे को फोकट में पास करना है, फ्री में पास करना है। जिस बच्चे को एहसास हो जाए कि मुझे 8वीं तक फ्री में पास होना है, वो जाके मेहनत करेगा क्या?
और जिसका बेस एक बार खराब हो जाता है उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है। हमारे गांव देहात में कहावत है, दतुन कहीं नहीं तो तोंबा कहीं। भाई जब दतुन है छोटा सा, उसको हम लोग सीधा नहीं कर पाएंगे और वो बड़ा सा पेड़ बन जाएगा, उसकी सीधा कर पाएंगे क्या? हमारा बच्चा का जो बेस है, जिस समय उसको सुधरना चाहिए, जिस समय हम लोग उसको एक पढ़ाकू के रूप में, उसको एक अच्छे इंसान के रूप में गढ़ने का समय है, ये सरकार षड्यंत्र करके कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक फ्री में पास करने का प्रोग्राम चला रहा है। ये हमारे समाज के लोगों के बच्चों को बर्बाद करने के लिए प्रोग्राम चला रहा है। ये इतना भयंकर मामला है। उसके बाद में साथियों और तीसरा मामला क्या है? ये जो कांग्रेस है और भाजपा है, ये संविधान के विरोध में काम कर रहा है। संविधान के विरोध में कैसे काम कर रहा है? संविधान में देश को चलाने के लिए पक्ष चाहिए, विपक्ष चाहिए। तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है और विपक्ष में कांग्रेस है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है ये अच्छा तो है, अलग अलग है। कांग्रेस शासन कर रहा है और नहीं, भाजपा शासन कर रहा है और कांग्रेस विपक्ष में है, तो आप लोगों को अलग अलग लगता होगा। लेकिन साथियों, अगर आप उसका ओनरशिप को अब तलाशते हैं कि भाजपा का मालिक कौन है, कांग्रेस का मालिक कौन है, तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि भाजपा का मालिक भी विदेशी ब्राह्मण है और कांग्रेस का मालिक भी विदेशी ब्राह्मण है। पूरे एसटी, एससी, ओबीसी समाज को बेवकूफ बनाते हुए उन्होंने 5 राष्ट्रीय पार्टी बनाया साथियों। 5 राष्ट्रीय पार्टी का मालिक वही है। तो इन्होंने क्या किया? देश में जो संवैधानिक जो व्यवस्था है, एक पक्ष रहेगा, एक विपक्ष रहेगा। तो यहाँ पे पक्ष में भी ब्राह्मण बैठा हुआ है, विपक्ष में भी ब्राह्मण बैठा हुआ है। अभी जैसे यहाँ पे मणिपुर जैसा स्थिति पैदा करने के लिए जशपुर में माननीय विधायक महोदया के द्वारा, बीजेपी का कार्यकर्ताओं के द्वारा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरी तरह से धर्म विरोधी प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। लोगों के विरोध में, लोगों के दिमाग में जहर भरने का काम किया जा रहा है। और जो कांग्रेस है साथियों, मौन समर्थन देके जशपुर को मणिपुर में बदलने के लिए वो काम कर रहा है। आज अगर सही मायने में पूरे भारत देश के अंदर में आप देखेंगे तो विपक्ष का जो काम है वो भारत मुक्ति मोर्चा कर रहा है। काम करना चाहिए कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस तो करेगी नहीं, क्योंकि वो एक ब्राह्मण का समर्थन दूसरा ब्राह्मण खामोश होकर कर रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा शुद्ध रूप से एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी का संगठन है। वो पूरा भारत देश में न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। तो ये मामला है। संविधान के विरोध में जाके पक्ष में भी उन लोग बेवकूफ बना के बैठा हुआ है, विपक्ष में भी बेवकूफ बना के बैठा हुआ है। और हम लोगों को टेलीविजन में दिखा रहा है कार्यक्रम, अखबार पेपर में छाप रहा है। तो जिस चीज को ये जो समाज है, हमारा समाज खबर समझ रहा है साथियों, वो खबर नहीं है, वो उनका षड्यंत्र है। षड्यंत्र है। यहां पे पक्ष और विपक्ष क्या हो सकता था, मैं आपको लोगों को बताऊं। अगर मूल निवासी समाज के लोग अगर दिल्ली में शासक बनते और ब्राह्मण लोग विपक्ष में बैठते तो वो पक्ष और विपक्ष है। पहला कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ब्राह्मण लोग अगर शासक हैं तो विपक्ष में मूल निवासी समाज होना चाहिए। लेकिन वो धोखा देके, षड्यंत्र करके 1919 में अंग्रेज लोग बोले थे ब्राह्मणों के विरोध में कि इनमें जुडिशरी कैरेक्टर नहीं होता है, इनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता है। और आप लोग आज वर्तमान में देखिए, आप लोगों को धोखा देके कांग्रेस भाजपा लड़वा के आपस में लड़ के कांग्रेस समर्थक हमारे ही आदिवासियों को बनाया है, भाजपा समर्थक हमारे ही आदिवासियों को बनाया है। हमको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अलग है, भाजपा अलग है। वो दोनों एक ही है। और आज वो हर जगह पे छत्तीसगढ़ के अंदर में कांड कर रहे हैं। तो आज पक्ष के रूप में भाजपा है, विपक्ष के रूप में कांग्रेस है। लेकिन भाजपा निरंतर तरीके से, आप बस्तर में चले जाइए, हमारे आदिवासियों का नरसंहार करने का काम कर रहा है। कांग्रेस ने कभी आवाज उठाया क्या? तो साथियों, इतना भयंकर मसला हमारे लोगों के बीच में समस्या के रूप में विदेशी ब्राह्मणों ने संकट पैदा किया है। तो इस संकट से निकलने के लिए सबसे पहले आपको जानकार बनना पड़ेगा। और आज का जो पूरा ट्रेनिंग सेशन है वो जानकारी का भंडार है। आप लोग यहाँ पे पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट
तरीके से पूरी तरह से अपनी मानसिकता को इसी जगह पे सेंट्रलाइज कीजिए, फोकस कीजिए, और आपको जो यहाँ पे जानकारी मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल की जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। और आज के इस भाषण को सुनने के बाद में, प्रबोधन को सुनने के बाद में और ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने के बाद में निश्चित रूप से मैं दावे के साथ मैं बोल सकता हूं कि आप साधारण जरूर आए थे, और मैं पूरी श्योरिटी के साथ मैं श्योर हूं कि आप जब यहां से जाएंगे तो असाधारण बन के जाएंगे। आप यहां पे जब आए थे तो आप प्रशिक्षित थे, आप यहां से जाएंगे तो प्रशिक्षित होके जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग पूरा ध्यान आज के ट्रेनिंग सेशन में अपना बना के रखे रहिएगा। और इस मौके पे मैं इतनी बातें बोल के मैं अपनी बातों को विराम करता हूं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मुरलीवासी।